तो कल हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि सी लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो जो हमें पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आया सी का करेक्टर सेट। सी का करेक्टर सेट का मतलब ये हुआ कि हम सी के अंदर क्या क्या अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। हम सी के अंदर क्या क्या नंबर्स यूज कर सकते हैं, क्या स्पेशल हमारे जो स्पेशल जो करेक्टर्स होते हैं वो हम क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे बेसिकली ये काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं हमारे वेरिएबल्स। जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, तो अलजेब्रा में अ, आप बोलते हो कि लेट एक्स, है ना, एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई जो हैं ये आपके वेरिएबल होते हैं वहाँ पे। इनकी वैल्यू क्या होती है वो आपको पता नहीं होती है, वो एवरी टाइम चेंज होती है। तो ऐसी चीजें, इन चीजों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू हमें पहले से पता नहीं होती है। दूसरी चीज, ये एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसको हमारा प्रोग्राम चेंज ना कर सके। तो जैसे आपका जैसे आपने 5 लिख दिया, तो 5 की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी, है ना, 5 की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी। तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आए आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे? कीवर्ड्स होते हैं कमांड वर्ड्स। लाइक जैसे आप लोगों ने अगर एमएस डॉस सीखा हो, या विंडोज के अंदर भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। तो जो कमांड्स होती हैं वो उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, वो वही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती हैं। तो सी के अंदर जो हमारी कमांड्स होती हैं, जो हमारी रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। मींस उनका काम स्पेसिफिक है, वो उसी काम के लिए यूज होंगे। उनको हम किसी उस नाम को हम किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आए हमारे ऑपरेटर्स। जैसे क्योंकि आपको पता है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का मतलब ये हुआ कि बीच में हमें कहीं अरिथमेटिक भी करना पड़ेगा, बीच में हमें अलग अलग प्रकार के उसमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं उसमें। तो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेटर्स हमारे वो स्पेशल सिंबल्स, करेक्टर सिंबल्स होते हैं बेसिकली, या ऑपरेशंस होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझें कि जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह, जो ये चीजें, ये हमारे ऑपरेटर, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये किसी भी एक्सप्रेशन में लगते हैं तो कोई नई वैल्यू हमें निकाल के देते हैं। नेक्स्ट आया आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक आपका स्टेटमेंट होती है एक तरह से। लाइक अगर हमने लिख दिया x इक्वल टू वाई प्लस टू, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये पूरी एक स्टेटमेंट होती है। ये एक्सप्रेशन में बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्टेटमेंट एक सिंपल, जो हम एक वन लाइन अगर अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। आप एक बार अनम्यूट करके मेरे को बताएं कि कोई डाउट है तो वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। यस सर, आगे समझ आ गया? हाँ जी। और अजय को समझ आ गया? बाकी लोग, प्रीतिका और सरोज, कमला, सोनिया, युतेश, आप लोगों को सब समझ आ गया? कुछ पूछना है? बीच में मतलब पूछा करो, ताकि क्या होता है कि थोड़ा फ्लो में कई चीजें छूट जाती हैं, या आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया, या कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप पूछिए प्लीज। तो आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखे कि ये हमारे एलिमेंट्स थे बेसिक, जो कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स, ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो ये कैसे बनेंगे, है ना, ये चीजें हमारे कैसे बनेंगे, इनको बनाने के लिए, इनको इनके नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए बेसिकली हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो कि मतलब जो कॉम्बिनेशन में हम चीजों को यूज करते हैं, वो क्या क्या यूज करते हैं। जैसे हम इसके लिए हम कैरेक्टर्स, मतलब इनका नाम देना है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि आइडेंटिफाई करवाना है उसको, तो उसके लिए नाम देना पड़ेगा। वो नाम देने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, हम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर्स मतलब ABCD, ये स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी हो सकते हैं, इनको हम अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि आपका 0 to 9 होते हैं। इसके अलावा हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे आपको पता है कि ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज है, इक्वल टू है, एम्परसेंट है। आपको दिख रहा है ये, इसको हम एंड का जो सिंबल होता है इसको एम्परसेंट बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है इसको पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका ये कैरेट का सिंबल होता है, इसको कंट्रोल कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये कैरेट होता है, इसको एक्सोर का काम भी करता है। ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये हमारा क्या होता है, इसको ये बेसिकली नॉट ऑपरेटर का काम करता है सी के अंदर। ये आपको हैश आपको पता ही है सभी को, डॉलर साइन आपको पता है, और ये आपका इसको हम टिल्डे बोलते हैं, है ना। ये अप्रोक्सीमेशन, जैसे इक्वल टू के साथ अगर इसको लिखें तो ये बेसिकली हमारा इक्वल टू मतलब अप्रोक्सीमेशन का काम करता है। या ये सी के अंदर जो पर्टिकुलरली इसका काम होता है वो कंप्लीमेंट का काम होता है। कंप्लीमेंट एक ऑपरेटर होता है जो कि आपका किसी चीज को उसका लाइक कंप्लीमेंट, चलो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझे कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक हम एक दिन बोलते हैं ना, दिन, तो दिन के अंदर कितने 24 आवर्स होते हैं, और ये किस चीज से बना होता है, एक 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 हमारा, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक डे टाइम और एक नाइट। तो अगर सिर्फ आप दिन दिन को बोलेंगे ना, सिर्फ अगर डे टाइम को बोलेंगे, वो आपका कंप्लीट दिन नहीं होता है ना, उसके साथ नाइट भी होनी चाहिए, तो वो आपका एक कंप्लीट 24 आवर्स का एक डे बनता है। तो अगर हम डे बोले तो डे का कंप्लीमेंट हो गया नाइट, ठीक है। जो उसको पूरा करने के लिए जो चीज लगती है दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। समझ आई ये बात आप लोगों को? ये आगे यूज होगा हमारा काफी इसमें। ओके, तो ये कंप्लीमेंट ऑपरेटर का काम करता है आपका, राइट। नेक्स्ट, ये आपको पता है ये कर्ली ब्रेसेस है हमारे, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस हैं। ये आपकी ब्रैकेट्स हैं, है ना, ये जो बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं। और ये जो आपकी कोष्टक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं हम, सी के अंदर इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये आपका डबल कोट है, और ये आपका एपोस्ट्रोफी, कोमा, फुल स्टॉप, लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, यहाँ पे ये दो बार आ गया है, एंड अंडरस्कोर है, ये आपका कॉलन है, ये सेमी कॉलन है, और ये बैक स्लैश है। और इसके अलावा ब्लैंक स्पेस भी हमारे लिए एक वैलिड कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हमारे क्या है, सी के एलिमेंट्स हमने देखे, और इसका कैरेक्टर सेट हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, इसके अलावा हमारे, ओके, बबीता ज्वाइन कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये आप लोग मेरी स्क्रीन पे, चलो मुझे थोड़ा सा आप लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आया आपका, ओके, नेक्स्ट आया हमारे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होती है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स किस हिसाब से होते हैं, ये सोनिया के मोबाइल से हो रहा है, ओके। एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, जैसे
कई बार क्या होता है कि हम अपने वर्ड्स को, करेक्टर्स को एज इट इज लिखना चाहते हैं, या उसका स्पेशल मीनिंग होता है हमारा, उसको स्पेशल मीनिंग उसको हम देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो एस्केप सीक्वेंसेस होती है। ये हमारी कुछ प्री डिफाइंड एस्केप सीक्वेंसेस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बैकस्लैश एन है, ये आपका न्यू लाइन करेक्टर होता है। ये बैकस्लैश से बेल अलर्ट करता है, बैकस्लैश बी बैकस्पेस का काम करता है। बैकस्पेस आपको पता है एक करेक्टर पीछे के लिए डिलीट करता है, एंड बैकस्पेस के आगे हमारा ये डबल कोट है, एंड डबल कोट है, एंड तो डबल कोट लगाएगा, ये सिंगल कोट लगाएगा, ये दो बार बैकस्लैश लगाया तो एक बैकस्लैश एज इट इज लगाएगा। और बैकस्लैश एफ का मतलब ये फॉर्म फीड पूरा एक पेज आगे बढ़ाएगा। बैकस्लैश टी ये पूरा हॉरिजॉन्टल एक टैब जो होता है, आप टैब की प्रेस करते हैं तो कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जंप करके आगे बढ़ता है, तो वो आपका बैकस्लैश टी से होता है। बैकस्लैश वी से आपका वर्टिकल टैब आपका आता है। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं हमारी, हम अपने प्रोग्राम में इसको बीच बीच में यूज करते हैं स्पेशल मीनिंग के लिए। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो ये आइडेंटिफाई, अच्छा अभी तक आप लोगों को चीज समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो आप मेरे को इवन आप मेरे को चैट पे भी चैट बॉक्स पे बता सकते हैं समझ आ रही है, या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स दिख रहा है सबको अपने इसमें स्क्रीन में? एक बार क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। या आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। सब ठीक है? जी सर। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, तो हम नेक्स्ट हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में। अब ये आइडेंटिफायर को आइडेंटिफायर होता क्या है बेसिकली? जैसे देखिए, हम सबका कोई ना कोई एक यूनिक नाम है ना, हम उसी नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये जो हमारा नाम है, इसी ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करवाता है ना। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे हमारे चीजें होती है जिनको हमें यशोदा आप अपने माइक को अनम्यूट कर दो। यशोदा अनम्यूट कर, म्यूट कर दिए जी ना आपने? सर। म्यूट कर, हाँ म्यूट कर दीजिए। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है ना। ओके, तो तो आइडेंटिफायर के बारे में हम देख रहे थे। आइडेंटिफायर बेसिकली हर किसी भी चीज को अगर हम नाम देना चाहते हैं तो वो हमारा कहलाता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज इज अ नेम गिवन टू एन एलिमेंट। तो जो बेसिक एलिमेंट हमने पढ़ लिए जैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, है ना, और उसमें तो हमने काफी कम चीजें पढ़ी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, है ना, और यूनियंस, ये काफी सारे, या इसके अलावा कुछ हम यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें, उनको जो नाम हम देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, आइडेंटिफायर बन जाता है। ओके, तो वो हमारा आइडेंटिफायर बन जाता है। स्क्रीन सबको साफ नजर आ रही है ना? यस सर। ओके, ये इसमें स्क्रीन में एक्चुअली कुछ थोड़ा सा आ गया है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, ये मैंने अभी आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है ना, तो ये आपका जो मोबाइल से आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, है ना, तो किसी भी मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और कोई भी यूजर डिफाइंड एलिमेंट को नाम देने का हम जो नाम देते हैं वो हमारा आइडेंटिफायर कहलाता है। ये जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे सी के अंदर किसी भी चीज को। तो ये नाम क्या हो सकता है? देखिए, हम जैसे नाम देते हैं ना, तो नाम कैसा देते हैं? किसी का भी नाम देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं, बड़ा ऐसा नहीं हर कुछ नाम नहीं दे देते। तो ऐसे इसमें भी हमारे लिए
कुछ रूल होते हैं। तो रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि नाम जो है या तो लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, पहला रूल। ठीक है, मतलब जैसे राम वन आपने लिख दिया है ना, राम कुमार लिख दिया, मतलब हम जैसे अगर अब रियल लाइफ में भी हम अब नाम देते हैं तो 1A तो किसी का नाम नहीं है, कि 2A किसी का नाम नहीं है, किससे शुरू होता है, अल्फाबेट से शुरू होता है। तो ऐसे ही तो ये जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं हमेशा लेटर से शुरू होते हैं, या दूसरा इसके लिए कि अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। ओके, दूसरा ये जो नाम है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा लंबा नाम भी मतलब उसको बार बार लिखना पड़ेगा, उतने ज्यादा उसको लिखने में भी गलती हो सकती है, उतना वो मेमोरी का स्पेस भी ज्यादा लेगा, है ना। तो ऐसे उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। तो मतलब मैक्सिमम इसकी लेंथ है 32 करेक्टर्स की होती है, और आप उसको एक करेक्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंट एक्स बोल दिया तो एक्स वेरिएबल बनाया, तो ये आइडेंटिफायर बनाया, तो वो बेसिकली हमारा 1 करेक्टर का हुआ। ओके, ये आशा अभी ज्वाइन कर रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर। नेम के अंदर जैसे देखिए, नेम के अंदर कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता, कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता अंडरस्कोर के अलावा। इसका सॉरी इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल करेक्टर जो हमने अभी यहाँ पे पिछली स्क्रीन में हमने देखे, एक सेकेंड, ये स्पेशल करेक्टर जो हमने यहाँ पे देखे हैं, ये स्पेशल करेक्टर जो हमने यहाँ पे देखे हैं, ये हमारे इसमें है ना, ये इसमें यूज नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ एक ही यूज हो सकता है, ये वाला अंडरस्कोर। ओके, फिर बोलता है कि कोई भी ब्लैंक स्पेस, सॉरी क्या है नेक्स्ट है, इट कैन नॉट हैव डिजिट्स एज आफ्टर फर्स्ट करेक्टर, सॉरी इट कैन हैव डिजिट्स आफ्टर फर्स्ट करेक्टर और अंडरस्कोर। हाँ, ये जो है पहला, अगर या तो आप करेक्टर लिखोगे या अंडरस्कोर लिखोगे, उसके बाद आप नंबर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है नो ब्लैंक स्पेस इज अलाउड इन एन आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर का नाम आप लिखोगे तो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, जहां पे आपको स्पेस देना है तो वहां पे आप अंडरस्कोर लगा दो, ताकि दो दो चीजों अलग अलग हैं तो उनको आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं तो अलग अलग लिख दो, उसको अंडरस्कोर लगा दो बीच में, वो चलेगा, इसके अलावा नहीं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर नाम जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसका मतलब आप किसी, जैसे सपोज किसी स्टूडेंट नेम के लिए आप बना रहे हैं उसको, तो जैसे आपने स्टूडेंट नेम लिख दिया या एस नेम लिख दिया, पता लगना चाहिए कि भी ये क्या चीज है। आपने कुछ और उसके लिए कोई और वर्ड यूज कर दिया, आपको पता ही नहीं चली ये क्या लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका, कुछ हमारे सी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स होते हैं, अब उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो रिजर्व वर्ड्स हैं हमारे, उनका क्या है, उनको हम किसी भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं हमारे, उनको हम यूज उसको किसी दूसरे नाम के लिए, दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे, वो दूसरी चीजों के लिए यूज नहीं होते। नेक्स्ट आया सी, हमारी केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर आप स्मॉल में किसी चीज को लिखते हो तो वो अलग है, अगर आपने फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल लिख दिया तो वो अलग है, आपने सभी को कैपिटल कर दिया वो अलग है, आपने आधे स्मॉल आधे कैपिटल लिखे तो वो भी सारे अलग है। ठीक है, तो सी जो हमारी केस सेंसिटिव होती है, अगर आपने सब स्मॉल लिखा तो स्मॉल में, उसको हमेशा आपको स्मॉल्स में ही कॉल करना पड़ेगा। तो इसके कुछ सॉरी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स के, जैसे प्लेस हो गया, है ना, प्लेस लिख दिया हमने, कुछ नहीं है, सब स्मॉल में लिखा है, वैलिड है हमारा। टोटल अंडरस्कोर सैलरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज, ए कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। अंडरस्कोर यूजर नेम, ये वैलिड है। बी टू बी, है ना, बीच में नंबर आ गया, कोई इशू नहीं है। A12, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आया आपका, जैसे अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से आइडेंटिफायर जो है वैलिड नहीं है, तो वो पहला है आपका, जैसे पहले ही हमने क्या लिख दिया,
2 लिख दिया तो ये नंबर आ गया, ये इनवैलिड है। हमने लिख दिया स्टूडेंट स्पेस नेम, ये भी आपका क्या है, ये आप बताएं मेरे को, वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड सर। इनवैलिड है, क्यों है? ये स्टूडेंट नेम जो है इनवैलिड क्यों है? ये स्पेस है इनवैलिड, सर बीच में। बीच में स्पेस है। अब देखिए नेक्स्ट ना, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट वैलिड है कि इनवैलिड है? ये आपको कौन अभी नहीं सर? पता चलेगा। ये डिफॉल्ट जो है ये इनवैलिड है, इसलिए क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है ना। जब हम 32 रिजर्व वर्ड्स पढ़ लेंगे फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है हमारा, वो जैसे मैंने नेम्स लिखा है ना, नेम्स, नेम्स मतलब ये अपोस्ट्रोफी लगा दिया। अपोस्ट्रोफी क्या है? स्पेशल करेक्टर है, तो ये भी क्या हो गया आपका, इनवैलिड हो गया। गुड। तो नेक्स्ट हमारे ये कीवर्ड्स आ गए बेसिकली। अभी आई प्रॉब्ली हमारे पास कितना टाइम है, 5 मिनट का टाइम है अभी हमारे पास, तो उस 5 मिनट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 32 जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसको ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, इनका सी के अंदर स्पेशल मीनिंग होता है, ये अपना स्पेशल काम करते हैं। ये किसी और आइडेंटिफायर के लिए इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जैसे आ गया फोर। फोर ये हमारा लूप के लिए यूज होता है। अभी जस्ट मैं आपको इसका एक रीडिंग की बताऊंगा, क्योंकि आगे ये सारी एक एक करके ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर सी हमारी बेस्ड है। नेक्स्ट आया हमारा साइंड। साइंड का मतलब है चिन्ह के साथ, जैसे -1। अगर आप चीजों को माइनस और प्लस दोनों में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंड कीवर्ड यूज करना है। नेक्स्ट आया आपका वॉइड। वॉइड होता है वैल्यूलेस डाटा, मतलब वैल्यूलेस डाटा मतलब कुछ भी नहीं है वो, मतलब वो जीरो भी नहीं है। जीरो एक नंबर होता है, वॉइड मतलब उस वहां पे जीरो भी नहीं, सब वैल्यूलेस। नेक्स्ट आया आपका डिफॉल्ट। ये अभी हमने डिस्कस किया था। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो जो शुरू में जो चीज अपने आप जो चीज आती है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। नेक्स्ट आया आपका वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो चीज मिट जानी होती है उसको हम वोलेटाइल, नहीं, जो चीज परमानेंट होती है वो चीज वोलेटाइल होती है। और नहीं नहीं, वोलेटाइल का मतलब जो चीज मिट जानी होती है वो वोलेटाइल होती है, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो चीज, ये कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज होता है। सॉरी, तो ये इसमें सॉरी इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। वोलेटाइल ये कॉन्स्टेंट्स के साथ यूज होता है, तो ये बेसिकली ये मिटता नहीं है, तो मतलब ये मिटता नहीं है ना, ये मिटता नहीं है। जो एक बार इसको कॉन्स्टेंट्स के साथ इसको हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका अनसाइंड। अनसाइंड मतलब जैसे हमने साइंड पढ़ा तो ये अनसाइंड, अब ये बिना चिन्ह के, उसमें माइनस नहीं आएगा, सारी वैल्यू आपकी प्लस में आएंगी। शॉर्ट ये एक डाटा टाइप होता है, वो थोड़ा रेंज के लिए हम यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फ्लोट इसमें दशमलव वाली संख्याएं लिखते हैं, एक डाटा टाइप होता है। कैर हमारा ये भी एक डाटा टाइप होता है, इसमें हम करेक्टर्स लिख सकते हैं, है ना, करेक्टर्स और नंबर्स दोनों लिख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इसमें करेक्टर्स आते हैं हमारे। यूनियन ये एक यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल चीज है। नेक्स्ट आया आपका रिटर्न। रिटर्न होता है किसी भी चीज का रिजल्ट लेने के लिए इस फंक्शन को हम यूज करते हैं। एक्सटर्न जब जब हम हमारा जो आइडेंटिफायर होता है या वेरिएबल या फंक्शन होता है उसका लिंकेज हमारे प्रोग्राम के बाहर से हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका केस। ये स्विच के साथ यूज होता है, स्विच केस। तो ये बेसिकली हम केसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे आपने देखा था कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, वहां पे ये यूज होता है। टाइप डेफ ये बेसिकली जैसे सिनोनिम्स हम बनाते हैं ना किसी चीज के, तो ऐसे सी के अंदर सिनोनिम बनाने के लिए हम टाइप डेफ कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट आया आपका रजिस्टर। रजिस्टर ये सीपीयू, ये डाटा को सेव करने की एक लोकेशन होती है, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं, है ना। डाटा को सेव करने के लिए जो हमारा, जो हम छोटी से छोटी चीज हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप में होती है ना। फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं उसको, मतलब फ्लिप मतलब 1 एंड 0 और 1 में सारी चीजें होती है। फ्लिप मतलब 1, फ्लॉप मतलब 0। तो जैसे मतलब एक बिट से तो हमारा कुछ नहीं होता, हम 8 बिट से सारी चीजों को करते हैं।
जब 8 बिट से करते हैं तो 8 बिट का हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो 8 बिट का जो हमारा चीज बन जाती है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं, तो ये रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ। साइज ऑफ ये हमारा इस चीज के लिए यूज होता है, समटाइम्स हम अपने प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो हमें पहले से पता नहीं होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स, उनको पहले से ही डिफाइन कर देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं हो पाता, तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें पता नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू आने वाली है, तो उसके लिए फिर हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। तो वो ड्यूरिंग रन टाइम ही उसकी उस वेरिएबल की वैल्यू उठा लेता है, कि उसका साइज उठा लेता है कि कितनी वैल्यू। इफ आपको पता है ये इफ कंडीशन होती है, हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। तो जब किसी वेरिएबल को हम स्टैटिक कर देना चाहते हैं, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। वाइल ये हमारा एक लूप होता है, डू भी हमारा एक लूप होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इंट जो है ये हमारा डाटा टाइप होता है, जिसके अंदर हम पूर्णांक वैल्यूज लिखते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। ये बाद में आएगा। डबल, जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप पढ़े थे कि जिसमें दशमलव वाली वैल्यूज आती है, इसमें भी दशमलव वाली वैल्यूज आती है, लेकिन ज्यादा बड़ी रेंज की वैल्यू इसमें अकोमोडेट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इनम। इनम जो है आपका इनमरेशन के लिए यूज होता है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट होती है, तो लिस्ट को हम क्या देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ऐसे आपके पास लिस्ट है, उसको अपने नंबर बनाना है, तो हम उसके लिए इनम कीवर्ड से यूज करते हैं। ब्रेक जो होता है कि किसी भी लूप से बाहर आने के लिए, किसी ब्लॉक से बाहर आने के लिए हम ब्रेक कमांड को यूज करते हैं। उसके बाद स्विच मैंने बताया, स्विच केस के साथ यूज होता है। ये बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होता है। लॉन्ग ये हमारा एक डाटा टाइप होता है, जैसे हम इसको इंटीजर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ताकि उसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए उसमें ज्यादा बड़ी वैल्यूज आ सकें। एल्स ये आपका इफ के साथ यूज होता है ना, इफ दिस देन दिस, एल्स अनदर कंडीशन। ठीक है, अगर दिन है तो ठीक है, एल्स क्या है, रात है, तो वो उस चीज के लिए। ऑटो ये ऑटोमेटिक, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ये बेसिकली एक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर होता है जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। ये खासकर लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, उसकी लाइफ टाइम को बताने के लिए, और या उसका स्टोरेज क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट होती है। जंप स्टेटमेंट, आप पर्टिकुलर अपने प्रोग्राम का कंट्रोल कहीं दूसरी जगह जंप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन हमारा कंटिन्यू है। कंटिन्यू का काम क्या होता है, ये भी एक एक जंप स्टेटमेंट है, बट ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप से बाहर नहीं निकालती या ब्लॉक से बाहर नहीं निकालती। मतलब ब्लॉक तो नहीं, इसको लूप में यूज कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकालती, लेकिन उसको उसको स्किप करके, उसके बाद जितनी स्टेटमेंट है उनको स्किप करके अगले इटरेशन पे आप जाते हैं, है ना। जैसे सपोज मैंने लिख दिया कि 1 से 10 तक आप गिनती लिखो, लेकिन अगर जहां पे संख्या 5 आएगी तो उसको छोड़ देना। तो वहां पे हम लिखेंगे इफ x इक्वल टू 5 कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि वो 5 के लिए रिजल्ट नहीं देगा, 5 के बाद की जितनी वैल्यू उसको नहीं लिखे, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, फिर 6, 7 वो कंटिन्यू करेगा। इस प्रकार से हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताएं, इसमें आपको अभी तक कोई डाउट? हाँ जी, कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं? अभी 6 ही बच्चे रह गए। हाँ जी, कुछ अजय बताएं आप। सर साइज ऑफ के बारे में बता दो एक बार। हाँ, साइज ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको इस तरह से बताऊं कि सम टाइम हमारे पास चीजें हो, मतलब चीजों को हम पहले डिफाइन नहीं कर पाते, है ना। जैसे सपोज आपके घर में फैमिली मेंबर्स है ना, तो आपको अगर सपोज खाना पकाना है, तो आपको पता है कि इतने लोग हैं तो उस हिसाब से खाना पकेगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि गेस्ट आ गए, है ना, गेस्ट आ रहे होते हैं और आपको पता नहीं कि कितने लोग आने वाले हैं, है ना। उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए खाना बनेगा, है ना। तो इस प्रकार जी। की सिचुएशन में हम क्या करते हैं,
साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब हमने वेरिएबल को पहले वैल्यूज नहीं दी है कि कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो वैल्यूज नहीं दी है हमने, लेकिन वो हमने रन टाइम पे वैल्यू लिखवाई। जब वैल्यू लिखी तो मेरी मर्जी है, मैंने कीबोर्ड पे 10 लिखना था, मैंने 10 लिख दिया, कीबोर्ड में मैंने 100 लिख दिया। तो प्रोग्राम को तो 100 वेरिएबल्स के लिए उसको स्टोरेज एलोकेट करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए जो है वो साइज ऑफ, मतलब ड्यूरिंग रन टाइम कितनी वैल्यू आपने वहां पे दी है उतना साइज एलोकेट करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ जी सर। है ना। मतलब नॉर्मली हम, हाँ, इसका एक प्रिंसिपल होता है सी का कि जो भी चीज हम यूज करना चाहते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो जी जब सर। पहले आप डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आपको साइज ऑफ लेने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर को पहले से ही पता होता है इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। लेकिन जब कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम में रन टाइम में वो वैल्यूज को लिखवाते हैं, है ना। तो जो मैंने, जैसे मैंने बोला कि अपना नाम लिखो, तो आपने नाम लिख दिया अजय, तो है ना AJAY, AJAY, मतलब इसमें कितने 4 करेक्टर हैं, लेकिन एक बैक स्पेस भी आएगा उसमें, तो \0, तो वो मतलब 5 करेक्टर इसमें लगेंगे। लेकिन अब दूसरे पर्सन ने लिख दिया पीताम्बर सिंह, है ना, पीताम्बर सिंह, तो वो काफी लंबा चौड़ा नाम हो गया। तो अगर कंपाइलर को तो पहले पता ही नहीं था भी इसमें कितना बड़ा नाम आने वाला है, तो उस केस में ये साइज ऑफ ऑपरेटर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाइलर को कितनी वैल्यू देनी देनी पड़ेगी। ये अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी, और नेक्स्ट आप बताएं। नेक्स्ट किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, जी। चलिए तो आज हम क्लोज करते हैं। तो अब ये हम इस, मतलब मुझे लग रहा है कि ये 9 बजे का टाइम जो है सूटेबल है। और